हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट कर दी है एक बेहतरीन सीरीज आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अकाउंटेंसी एज वेल एज बिजनेस स्टडीज की। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बोल तो एलपीजी। अच्छा, पुरानी बातों पे चलते हैं। पहले कुछ बातें पुरानी भी याद कर लेनी चाहिए यार। हमको पता था, है ना, हमने देखा था कि भाई साहब, सबसे पहले अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो इंडिया की हालत कैसी थी? बैकवर्ड थी। इंडिया की इकोनॉमी की हालत कैसी थी? बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। फिर आजादी मिल गई। फिर सबसे दूसरा, जब आजादी मिली तो 1950 से लेके 1990 तक सरकार ने क्या किया? प्लानिंग करी, प्लानिंग कमीशन बनाया था, प्लानिंग करी थी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान बनाए थे। और जब प्लानिंग की थी, अलग अलग सेक्टर्स में सरकार ने पॉलिसीज बनाई थी, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। जैसे इंडस्ट्रीज के लिए क्या बनाया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, ठीक है। फॉरेन ट्रेड में बहुत सारी पॉलिसीज आ गई थी, एक्ट लगा दिए गए थे, एमआरटीपी वगैरह एक्ट। इन सारी चीजों से क्या हुआ कि भाई देखो, धीरे धीरे ग्रोथ तो हुई, लेकिन 1990 आते आते हमारे पास क्या हो गया? 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। क्या हो गया? इकोनॉमिक क्राइसिस। किसी भी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस कब होते हैं? पहले चीज तो ये समझिए, इकोनॉमिक क्राइसिस होता क्या है भाई? इकोनॉमिक क्राइसिस तब आ जाता है जब किसी देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाए। मतलब अब ना वो बाहर से कुछ बाहर से कुछ इंपोर्ट कर पा रहा है, और ना ही वो अदर रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर पा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि हिंदुस्तान में अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाए तो हम बाहर से पेट्रोल या अदर इंपॉर्टेंट गुड्स हम नहीं इंपोर्ट कर सकते, ठीक है। इससे होगा क्या? यानी उन रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। इसे कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। तो 1990, जो सरकार ने 1950 से लेकर 1990 तक काम किया, 1950 से लेकर 1990 तक सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, अलग अलग सेक्टर्स में बनाई। उससे हुआ ये कि ग्रोथ थोड़ी थोड़ी सिग्निफिकेंट हुई। मतलब अब जब गोरे आए थे बाबू, तो गोरे तो कुछ नहीं छोड़ के गए थे, तो जो प्लानिंग की गई उससे कुछ तो इंपैक्ट पड़ा। लेकिन उनकी पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज, रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड कुछ ऐसी रही, सेल्फ रिलायंट बनने के चक्कर में या हमारे लॉन्ग पीरियड शॉर्ट पीरियड गोल्स को अचीव करने के चक्कर में, जो कि था मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट इक्विटी, कहीं ना कहीं सरकार से गलतियां होती चली गई। और एक टाइम आया जब 1990 में देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना के बराबर बचे थे। तब सरकार थी किसकी? नरसिम्हा राव की। किसकी थी? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। ये थे पीएम। और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये थे फाइनेंस मिनिस्टर। कौन थे ये? फिर नरसिम्हा राव जी ने देखा कि यार इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकदम, ये इंट्रो चल रहा है, ठीक है, राम समझना कि अब क्या करेंगे आगे चल के। तो नरसिम्हा राव जी ने अपॉइंट किया मनमोहन सिंह को कि आप जाएं वर्ल्ड बैंक से बात करें। तो वर्ल्ड बैंक गए वो भाई, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से बात करी और वर्ल्ड बैंक ने अपनी 3 शर्तें रखी। उन 3 शर्तों का नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 3 शर्तों का नाम क्या था? वर्ल्ड बैंक ने कहा पहली चीज तो हम आपसे आपका सारा गोल्ड लेंगे, आपको कुछ मॉर्टगेज तो करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? गोल्ड एज अ मॉर्टगेज हमारा ले लिया। उसके बाद हमसे 3 बातें बोली जो कि हमारी 1950 से लेकर 1990 तक की इकोनॉमिक पॉलिसीज में नहीं थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अब तुम्हें 3 बातें माननी पड़ेगी। सबसे पहले तुम्हें लिबरलाइज होना पड़ेगा। लिबरलाइज मतलब अपनी इकोनॉमी के द्वार खोल देना। पहले हमने कोटाज लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, किसी को एक्सपैंड करना है, लाइसेंस लेना है, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स हुआ करते थे, हर चीज में रिजर्वेशन था। ये सारी चीजों को सरकार ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अब हटाना पड़ेगा। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन। हमने पढ़ा था कि सरकार किस तरीके से इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से काबू कर रही है। उसने इस तरीके के एक्ट बनाए, इस तरीके के रेजोल्यूशन पास किए, जिसमें कहीं ना कहीं सारा इंडस्ट्रीज का कंट्रोल किसके पास जा रहा था? मेजॉरिटी डोमिनेंस किसका था?
पब्लिक सेक्टर का। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा अब ये बंद करना पड़ेगा, अब तुम्हें पब्लिक सेक्टर से हटके प्राइवेट सेक्टर को मौका देना पड़ेगा। दूसरी पॉलिसी आई प्राइवेटाइजेशन। अब जब तुमने इकोनॉमी के गेट खोल दिए हैं, कोई भी ट्रेड कर सकता है भैया। टाटा अपनी दुकान यहाँ लखनऊ में, इंडिया में भी डाल रहा है, जर्मनी में भी डाल रहा है, जर्मनी वाले यहाँ पर भी आके अपना सामान बेच रहे हैं। लिबरलाइज्ड हो गई इकोनॉमी। फिर प्राइवेट सेक्टर को मौका दे दिया, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस डीरेगुलेट कर दिए गए सारी चीजें। उसके बाद जब ऑटोमेटिकली ये दो चीजें हुई तो हम क्या हो गए, ऑटोमेटिकली ग्लोबलाइज्ड हो गए। ग्लोबलाइज मतलब क्या? अब ग्लोबलाइजेशन का सीधा मीनिंग यही होता है, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट बाउंड्री। अब हमारे यहाँ से कैपिटल मूवमेंट उनके वहाँ होता है, उनके यहाँ से कैपिटल मूवमेंट बाहर से हमारे पास आता है, बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज हम भी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर सप्लाई करते हैं, वो भी हमें देते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन मतलब जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बैरियर ना हो व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। ठीक है, तो दीज वर द टू स्ट्रैटेजीज, ऐसे समझेंगे, दीज वर द टू स्ट्रैटेजी जिनका आउटकम क्या था, ग्लोबलाइजेशन। ये दो स्ट्रैटेजीज थी, जब हमने ये अप्लाई करी तो हम ऑटोमेटिकली क्या बन गए, ग्लोबलाइज्ड बन गए। अब ये पूरी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, किस किस सेक्टर में लिबरलाइजेशन आया था, ग्लोबलाइजेशन से क्या इंपैक्ट पड़ा, क्यों आया, ये सारी चीजें इसमें कवर की जाएंगी। ये थोड़ा सा हिस्ट्री और ब्रीफ था। ठीक है, अब चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने, वही पुराना तरीका भाई, जब भी चैप्टर स्टार्ट करो तो ये देख लो भाई चैप्टर में क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, 1991 में आए थे। कब आए थे? 1991 में आए थे। आगे बढ़ते हैं, क्या जरूरत आन पड़ी। फिर एलिमेंट्स ऑफ एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर तीसरे पे आते हो, लिबरलाइजेशन में क्या था, लिबरलाइजेशन आया किन किन सेक्टर्स में आया, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, फिजिकल, एक्सटर्नल, इन सारे सेक्टर में लिबरलाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन, फिर क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन में क्या एक टर्म पढ़ेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिर ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन में एक टर्म आएगा आउटसोर्सिंग। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल बनेंगे। ठीक है, फिर एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स, क्या फायदे हुए, डीमेरिट्स, क्या नुकसान हुए। ठीक है, या ये देखेंगे कि कितने लोग इसके फेवर में थे और कितने इसके अगेंस्ट में थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या जरूरत आन पड़ी? अरे अभी हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे। सीधी भाषा में क्या बताया इकोनॉमिक क्राइसिस, कि भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गए थे, सरकार की जितनी भी पॉलिसीज थी, कोई भी सेक्टर से पैसा नहीं आ रहा था, हमारे पास जो इंपोर्ट करने का पैसा होना चाहिए वो भी नहीं बचा था। बेसिक नेसेसिटीज, पेट्रोलियम जैसे कि हमें जरूरी है इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो भी हमारे पास नहीं बच रहा था। 10 दिन का हिसाब किताब रह गया था बस। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है मैंने इस तरीके से बनाया। सबसे पहला पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है डेफिसिट बीओपी, तीसरा है गल्फ में भी क्राइसिस थे, चौथा है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पांचवा है प्राइस स्पाइरल, और छठा है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब इन सब के अंदर की डिटेल पे आओ भाई। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट मतलब जो सरकार ने बोरोइंग्स करी है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अगर खर्चे ज्यादा हैं, कमाई कम है, तो क्या है भाई, हमने पैसा बोरो किया होगा। तो कह रहा है इट रिफर्स टू द बोरोइंग बाय गवर्नमेंट। ठीक है, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को, ये फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को डिनोट करता है। किस तरीके से मेजर की जाती थी? परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। अब सोचिए कि फिस्कल डेफिसिट कितना रहा होगा। ये इतना हाई था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घुसता चला गया था, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया था। ठीक है, तो देखिए क्या है, बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, इट इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये बताना होगा, आपको याद रखना होगा कि किसमें कितनी थी। 1982, 81, 82 में कितनी थी? 5.4% ऑफ जीडीपी। कितना था? 5.4% ऑफ जीडीपी। पूरी जीडीपी का 5.4% इज अ फिस्कल डेफिसिट, राइट। और यही चीज 1990 आते हुए, मतलब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बढ़े, मैंने कहा ना, एक दिन की बात नहीं है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाई कि हमारी रिसोर्सेज डिप्लीट होती गई और हमारे रिजर्व खाली होते चले गए। एक टाइम पे एकदम कंगाली आ गई। 1991 में कितना हो गया? 8.4% ऑफ जीडीपी। समझ रहे हैं? पूरी जीडीपी का 8.4% इज अ बोरोइंग।
तो समझ जाइए क्या ही बचा होगा। दूसरा कह रहा है डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री टू द रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्रीज, या टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल पेमेंट डिफरेंस की अगर हम बात करें इसकी तो यही होता है। तो डिफरेंस ऑफ टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा डेफिसिट में था, मतलब हम बाहर ज्यादा दे रहे हैं, बाहर पैसा। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट किस, अगर मैं सिंपली बताऊं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात आ जाती है। अब तुम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हो और इंपोर्ट धड़ल्ले से किए जा रहे हो, मतलब तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तुम खाली करते चले जा रहे हो, और उसको भरने के लिए जो तुम्हें एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाने की जरूरत है, वो तुम कर नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ये मानना था कि हम सेल्फ रिलायंट बन के चलेंगे, देश का भला करेंगे, देश में ही बनाएंगे, देश में ही खाएंगे, खुश रहेंगे। ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं पाया भाई। देश में बनाओगे, देश में खाओगे, खुश रहोगे, लेकिन बाहर से तो सामान मंगाना ही मंगाना है। तो डेफिसिट बीओपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा डेफिसिट में चला गया। नेक्स्ट, गल्फ क्राइसिस। जब भी गल्फ क्राइसिस की बात आती है तब आती है इराक वॉर की। इराक वॉर 1991 में हो गया। अब जब भी गल्फ में क्राइसिस होते हैं, गल्फ वॉर होता है, तो सबसे पहले एक काम होता है, सारी गल्फ कंट्रीज क्या कहती है, चलो भाई आपदा को अवसर में बदलें, तुरंत पैसे बढ़ा दिए। उन्होंने क्या किया, पेट्रोल के दाम और बढ़ा दिए। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने से क्या इंपैक्ट आता है? सर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ठीक है, यहां पे भी थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, नहीं बच्चे, जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाती है, अल्टीमेटली हर एक चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज, हर एक गुड्स और सर्विसेज की कीमत महंगी हो जाती है, जिसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, जिससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। तो ये हुआ था तीसरी बड़ी चीज कि गल्फ क्राइसिस हो गए थे। फिर 1991 में जब गल्फ क्राइसिस हुआ, पेट्रोल या ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, ऑटोमेटिकली पहले जितना इंपोर्ट करना पड़ा था उससे ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और पैसे हमारे पास थे नहीं। फिर कुल मिला के यही देखिए, तीनों पॉइंट तुमने पढ़े, फिस्कल डेफिसिट, डिफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और गल्फ क्राइसिस, तो एक चीज समझ में आ गया है, वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तीनों ही तरीके से देखो घट रहा है। भाई प्राइसेस बढ़ गए, पैसा तो देना ही देना है, पहले जहाँ 5 रुपए दे रहे थे वहाँ 50 रुपए देना पड़ रहा है, तो भाई प्राइसेस बढ़ गए, ऑटोमेटिकली हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और कम हो गया। आगे बढ़ो भाई। छठा, फोर्थ पॉइंट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब क्या हो गया? आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन तीनों चीजों की वजह से, देखो ना, गल्फ वॉर, गल्फ क्राइसिस की वजह से, डेफिसिट बीओपी, ठीक है, इन सारी फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बेटा घटता चला गया। इतना घट गया कि हम मोहताज हो गए वर्ल्ड बैंक के, कि वर्ल्ड बैंक के पास गए, हाथ फैला के खड़े रहे कि भैया हमको लोन दे दो, हमारा इकोनॉमी कैसे चलेगी। जैसे अभी रिसेंटली श्रीलंका का हाल था, पाकिस्तान का यही हाल था, फिर वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ ने क्या बोलते हैं, दे दिया है, पाकिस्तान को भी रिसेंटली सुनने में आया है, ठीक है। लेकिन ये हाल हमारा 1991 में आ चुका है, यानी हमारी इकोनॉमी में क्राइसिस हो चुके थे। तब वर्ल्ड बैंक ने हमें मॉर्गेज के बाद, टन्स ऑफ गोल्ड के बाद हमें क्या बोलते, फाइनेंस प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल टू सच लो लेवल दैट दीज वर नॉट इनफ टू पे द बिल ऑफ इवन 10 डेज। 10 दिन का बिल, 10 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था, ऐसे समझ जाओ, ठीक है। 10वें दिन के बाद 11वें दिन से मार चालू हो जाती, लोग आपस में लड़ रहे होते, ठीक है, सिविल वॉर जिसे हम कहते हैं वो हो गया होता। नेक्स्ट, मॉर्गेज कंट्रीज गोल्ड रिजर्व। हमने क्या किया था, वर्ल्ड बैंक को देश का जो गोल्ड रिजर्व है उसको मॉर्गेज किया था कि भैया हमें पैसा दे दो, हमारे इकोनॉमी को हमें चलाना है। फिर प्राइस स्पाइरल की बात आती है। प्राइस स्पाइरल बोले तो जब इन सारी चीजें हो रही थी तो इन्फ्लेशन की बात आएगी। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया इनके चलते, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि एवरेज एनुअल रेट जो था इन्फ्लेशन का वो कितना था, 16.7%, इतना ज्यादा हाई हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट देखिए क्या है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब 1950 से लेके 1990 तक तुमने ये देखा कि सरकार सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सारी चीजें कर रही थी, सुई से लेके मिसाइल तक सब पब्लिक सेक्टर यूनिट बना रही थी। अब एक बात बताइए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले कर रही हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर डोमिनेटेड बाय या ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज गवर्नमेंट मैनेज कर रही है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से कोई पैसा नहीं आ रहा, और इकोनॉमी में कोई प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज सर्वाइव करने के लायक है ही नहीं, बची नहीं है। एक ही दो थे जो टाटा लोग थे, टाटा हाउस जो था, बिरला हाउस था, यही लोग थे।
तो इससे क्या हुआ, एक तो हमने सारी इकोनॉमी का आउटपुट जनरेशन का काम किसको दे रखा है, पब्लिक सेक्टर को, और वो उल्टा लॉस मेकिंग है। तो ये देखिए कि 1951 में कितनी थी, 5 थी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। 1991 आते हुए कैसा होगा, 246 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गई। ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा ये हो गया कि सरकार ने पॉलिसीज ऐसे बनाई कि धीरे 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 प्राइवेट सेक्टर अपना दम घोट चुका था, ठीक है। और ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या थी, एक लॉस मेकिंग सेक्टर में कन्वर्ट होता चला गया था। इनसे कोई पैसा, कोई फाइनेंस, कोई हेल्प जीडीपी को नहीं मिल रही थी। आगे बढ़ते हैं भाई बहनों, आगे बढ़िए। दूसरा, अब ये हो गया पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा खत्म। अब पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब देखो, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें लिबरलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक इसी से ही आता है। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो में हम तीनों का मीनिंग समझेंगे कि क्या है लिबरलाइजेशन, क्या है प्राइवेटाइजेशन और क्या है ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहली चीज ये जानो कि लिबरलाइजेशन से पहले हुआ क्या था। लिबरलाइजेशन मतलब क्या था, रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बैरियर्स। जितने भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बैरियर सरकार ने लगाए थे कि कोटा सेट कर रखे थे, ठीक है, टैरिफ, नॉन टैरिफ, क्या बोलते हैं, नॉन टैरिफ, टैरिफ और नॉन टैरिफ क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, रिजर्वेशन लगा रखा था, इससे ज्यादा कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ज्यादा कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को जब हटाने की बात आई तो इसे क्या बोला गया, एक नाम दिया गया लिबरलाइजेशन, लिबरल कर दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका मीनिंग देखो क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। पहले बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, रेगुलेशंस थे, वो सारी चीजें हटा दी गई। जैसे लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था हर एक चीज के लिए, अब वो सारी चीजें खत्म कर दी गई। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया, जिसको जो मर्जी जितना मर्जी प्रोड्यूस करे, बस कुछ चीजों में कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल रखा था, बाकी सब जगह सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे, सारे बैरियर्स रिमूव कर दिए गए थे, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे किन किन सेक्टर में क्या बोलते हैं लिबरलाइजेशन आया, वो चारों सेक्टर्स हम कवर करेंगे, इंडस्ट्रियल, फिजिकल, फाइनेंशियल और एक्सटर्नल, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि सरकार, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अब आपको प्राइवेट सेक्टर को रोल देना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर से काम करवाना पड़ेगा। तो व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ओवर पब्लिक सेक्टर। अभी तुमने पढ़ा था कि 246 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी जो कि पैसा नहीं कमा पा रही थी, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को आपस में आना पड़ा, कंपीट करना पड़े, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन का मौका आया। प्राइवेटाइजेशन, बस हमने प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया। इसके अंदर एक टर्म आया था डिसइन्वेस्टमेंट। किस तरीके से किया गया प्राइवेटाइजेशन, किस तरीके से किया जाता है भाई, टुकड़ों में बेच दिया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपने शेयर्स बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आखिरी आता है ग्लोबलाइजेशन। मैंने कहा ना, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन वर द टू स्ट्रैटेजीज, ये दो स्ट्रैटेजीज थी जिसके बदले हम क्या हुए, ऑटोमेटिकली ग्लोबलाइज हो गए। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। टेक्नोलॉजी और कैपिटल मूवमेंट ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो इट वाज मनमोहन सिंह जिनकी वजह से ये पॉलिसीज आई, जिनकी वजह से आज की डेट में हम और आप लाइव क्लास भी ले रहे हैं, जिनकी वजह से इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो पाया। ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई, एक आदमी की वजह से, हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की भी मीनिंग मैंने बता दी, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप, थोड़ा सा, हाँ, इन द ओनरशिप। मतलब क्या है, अब सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में नहीं रहेगा, अब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी रहेगा। ये हो गया मीनिंग, ठीक है। अब एक वीडियो मैं बनाऊंगा सिर्फ लिबरलाइजेशन पे, क्योंकि लिबरलाइजेशन एक बड़ा टॉपिक होगा, उसको बड़े आराम से सारे पॉइंट कवर करेंगे। इस चैप्टर का सबसे मुद्दे का और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक वीडियो और बनेगी इसकी, जिसमें प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।